वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। सीटेट जनवरी 2024 के लिए आज हम फटाफट वाला रैपिड रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो लैंग्वेज 1 और 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्रृंखला है, तो इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा। ठीक है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड है, लगभग 50 क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किया है, तो आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और इसमें हर तरह के क्वेश्चन है, चाहे वो निपुण से लेके हो, चाहे वो नीपी 2020 हो। ठीक है, सभी प्रकार के क्वेश्चंस में लिए गए हैं, चाहे वो इजी टाइप के हो, चाहे वो न्यू क्वेश्चंस हो। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी हर क्लास की इसमें क्वेश्चंस है, तो इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फटाफट वाला रैपिड रिवीजन है, ये हम फटाफट करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन न करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा आंसर क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्यालयीय शिक्षणे बहुभाषावादः अस्ति। विद्यालयी शिक्षण में बहुभाषावाद है, क्या है? अनेक भाषाणाम अधिगम, अनेक भाषा का अधिगम। अध्ययन अध्यापन समय शिक्षणाम भाषाणाम उपयोग, अध्ययन अध्यापन के समय शिक्षार्थी नाम भाषाणाम उपयोग, शिक्षार्थियों के भाषण का उपयोग। शिक्षागत भाषा नीति ही सर्वेषां शिक्षार्थी नाम भाषाणाम अध्यापन, सभी शिक्षार्थियों के भाषण का अध्यापन कराना, मतलब। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? विद्यालय शिक्षण क्या है, जिसमें इसमें बहुभाषावाद की बात कही गई है कि बहुभाषावाद है, क्या है इसमें? जो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा कि अध्ययन अध्यापन समय शिक्षार्थीनाम भाषाणाम उपयोगा, मतलब अध्ययन अध्यापन के समय शिक्षार्थियों मतलब छात्रों को एक से अधिक भाषा का उपयोग कराना ही बहुभाषावाद है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक उपभाषा अस्ति। सामाजिक उपभाषा क्या है? कस्मिंश्चित् राज्य देशी व मुख्य भाषा या उपभाषा, किसी राज्य व देश के मुख्य भाषा की उपभाषा। कश्चित् क्षेत्रस्य अथवा समाजस्य भाषा यस्याः लिपि वर्तते, किसी क्षेत्र अथवा समाज की भाषा जिसकी लिपि हो। और तीसरा कहता है कि कश्चित् क्षेत्र से लिखित भाषा या साहित्य से व विशेषता, किसी क्षेत्रीय लिखित भाषा व साहित्य की विशेषता। भाषा अंतर्गत, चौथा कहता है कि भाषा अंतर्गत कस्यापि समुदाय अथवा समूह से भाषा या विशेषता, भाषा के अंतर्गत कोई समुदाय अथवा जो समूह है उसकी भाषा, उसकी जो भाषा है उसकी विशेषता। तो देखिए यहाँ पर सामाजिक उपभाषा की बात कही गई है, तो इसमें आपका राइट आंसर 4 ऑप्शन हो जाएगा। सामाजिक उपभाषा भाषा के अंतर्गत किसी समुदाय या समूह के भाषा की विशेषता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है? किसी समुदाय अथवा समूह के भाषा की विशेषता है। उपभाषा क्या होती है थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। किसी भाषा के ऐसे विशेष रूप को बोलते हैं जिससे उस भाषा के बोलने वाले लोगों में एक भिन्न समुदाय प्रयोग करता है। ठीक है, एक अलग जो समुदाय होता है वो जो प्रयोग करता है वही होती है उपभाषा। ठीक है, और उपभाषाएं, हिंदी भाषा की कुछ उपभाषाएं हैं, उसको देख लीजिए। जैसे राजस्थानी है, अवधी है, ब्रजभाषा, भोजपुरी, हरियाणवी, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, बघेली, ये सब जो भाषाएं हैं ना, ये उपभाषा है, जो हिंदी की उपभाषाएं हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि प्रतीक भाषा या संदर्भे निम्नलिखितेषु किम सत्यम किम कथनम सत्यम नास्ति। कह रहा है कि जो प्रतीक भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको मैंने कई बार बताया है, पहले जो नास्ति है उसको राउंड करेंगे, ठीक है, सर्कल करेंगे, उसके बाद हम आंसर को ढूंढेंगे। पहला ऑप्शन कहता है प्रतीक भाषा स्वभाव की भाषा अस्ति, प्रतीक भाषा स्वाभाविक भाषा है। प्रतीक भाषायाः व्याकरणम भवति, प्रतीक भाषा व्याकरण है। प्रतीक भाषायाः व्याकरणम नास्ति, प्रतीक भाषा व्याकरण नहीं है। प्रतीक भाषायाः प्रकाराः भवन्ति, प्रतीक भाषा प्रकार है, प्रकार होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि प्रतीक भाषा या व्याकरणम नास्ति। प्रतीक भाषा के संदर्भ में उपयुक्त, मतलब यहाँ पर जो भी कथन दिए गए हैं उसमें ये सही है कि प्रतीक भाषा में व्याकरण नहीं होता है। ठीक है, बल्कि प्रतीक भाषा के संदर्भ में यह कथन है कि प्रतीक भाषा व्याकरण के साथ साथ स्वाभाविक भाषा है।
जैसे प्रतीक किसी वस्तु, चित्र, लिखित शब्द, ध्वनि या विशेष चिन्ह को कहते हैं। उदाहरण के रूप में थोड़ा सा देख लीजिएगा, जैसे कि कोई लाल अष्टकोण होता है, ठीक है, ये सब चीजें। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन होगा। शैली माध्यमिक स्तरस्य आंग्ल भाषया शिक्षिका अस्ति। शैली क्या है? माध्यमिक स्तर की इंग्लिश भाषा की शिक्षिका है, ठीक है। सा स्वछात्रान् षड्वाक्यानां पाठं द्विवारं श्रोतुं कथयति। वह क्या करती है? अपने वाक्यों को 6 वाक्यों को सुनाने के लिए कहती है। वह अपने छात्रों को, ठीक है, स्वछात्रान् अपने छात्रों को 6 वाक्य पाठं द्विवारं श्रोतुं कथयति, जो है 6 वाक्यों को कहने के मतलब बोलने के लिए, सुनाने के लिए कहती है। तदा स तान् पाठस्य सारं 5 षड् वाक्येषु लेखितुं कथयति। उसके बाद क्या कहती है? पाठ के सार को 5-6 वाक्यों को लिखने के लिए कहती है, ठीक। मतलब आप सार को उसको 5 या 6 वाक्यों में लिखो। उसके बाद क्या होता है? वाक्यानि अक्षरशः मूल पाठवद न स्युः। क्या कहती है कि यह क्रिया वाक्यानि अक्षरशः मूल क्या कहती है कि वाक्यानि अक्षरशः मूल पाठवद न स्युः इदं किम कथ्यते। इस प्रकार कहती है कि यह क्रिया के अंतर्गत आता है वाक्यों के अक्षरशः मूल, ये जो मूल पाठ है, न स्युः। देखिए कहती है कि हो सकता है कि वाक्य वस्तुतः मूल पाठ के समान ना हो, ठीक है। वाक्यानि अक्षरशः, वाक्य जो है अक्षरशः मूल पाठवद ना स्युः, मूल पाठ के समान ना हो। इदम किम कथ्यते, इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए क्या कहती है कि शैली जो है वो, पहले तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि शैली जो है माध्यमिक स्तर की इंग्लिश भाषा की शिक्षिका है। वह अपने उसके जो छात्र हैं, सा, वह मतलब स्त्रीलिंग है ना, इसलिए सा की बात की गई है कि वह अपने छात्रों को 6 वाक्य जो है पाठम द्विवारम श्रोतुम कथयति, पाठ को सुनने के लिए कहती है, ठीक है। उसके बाद क्या कहती है? तदा सा तान पाठस्य सारम 5 षड् वाक्येषु लेखितुम कहते हैं। तो उसके बाद कहती है कि इस पाठ के सार को 5 या 6 वाक्यों में लिखो। उसके बाद कहा जाता है कि वाक्यानि अक्षरशः, जो वाक्य है, हो सकता है कि वाक्य जो है अक्षरशः मतलब पूरा का पूरा वही अक्षर स्वरूप मूल पाठवद न स्युः, मूल पाठ के समान न हो। इदम किम कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है? श्रुतलेख कहा जाता है, वाक्य श्रुतलेख कहा जाता है, अनुच्छेद श्रुतलेख कहा जाता है, व्याकरण श्रुतलेख कहा जाता है। तो देखिए यह क्रिया जो होती है वो अनुच्छेद श्रुतलेख के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये पूरी क्रिया जो है वो आपका अनुच्छेद श्रुतलेख के अंतर्गत आती है। मतलब जो कोई सामग्री होती है उसको देखकर उसका जो अनुकरण करना, वही होता है अनुलेख, ठीक। तो यही आपका थर्ड ऑप्शन राइट। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। निम्नलिखितेषु किम भाषा शिक्षिकाः अवधारणा नास्ति। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किम कौन सा भाषा शिक्षक की अवधारणा नहीं है? नास्ति का प्रयोग किया गया है। देखिए पहले इसको राउंड कर लेंगे। अवबोधस्य निवेश, अवबोध का निवेश, भाषा शिक्षणस्य कार्यं, भाषा शिक्षण का कार्य, निवेश उपकरणानि निवेश और जो उपकरण है, प्रतिपुष्टि। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। कहते हैं क्योंकि देखिए निवेश उपकरण जो होता है भाषा कक्षा की अवधारणा नहीं है, बल्कि क्या है ये अवबोध, और जो अवबोध निवेश भाषा शिक्षक के कार्य और प्रतिपुष्टि ही भाषा शिक्षण की अवधारणा माने जाते हैं। किसको? अवबोध निवेश, इसको माना जाता है, ठीक है। भाषा शिक्षण का कार्य, प्रतिपुष्टि, ये सब हो जाएंगे, लेकिन ये जो निवेश उपकरण होता है, ये निवेश उपकरण जो है वो भाषा कक्षा की अवधारणा नहीं है, ठीक। तो इसलिए आपका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन। 6 क्वेश्चन आप देखोगे क्या कह रहा है कि भाषा अधिग्रहण अस्ति है, सचेतन और सप्रयासम प्रयासयुक्त या फिर सचेतन है, स्वाभाविकम तथा सप्रयासम प्रयासयुक्त तथा स्वाभाविक है, स्वाभाविकम तथा अवचेतनम स्वाभाविक अथवा अवचेतन है, भाषा प्रक्रिया है।
तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि भाषा अधिग्रहण क्या होता है, ये स्वाभाविक तथा अवचेतन है। ठीक है, भाषा अधिग्रहण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जो बच्चों को अपने विचारों को आदान प्रदान करने में सहायता देती है। तो इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रतिपादित करता है। पहला कह रहा है कि सर्वशां भाषाणां कृते विषय शिक्षणां च मातृभाषा अनिवार्या अस्ति। सभी भाषाओं में जो विषय शिक्षण, सभी भाषाओं और विषय शिक्षण में मातृभाषा अनिवार्य है। आधारभूत स्तरां विद्यालयीय शिक्षार्थम आंग्ल भाषा माध्यमम। आधारभूत स्तर पर जो विद्यालय शिक्षा होती है वो इंग्लिश भाषा, उसका माध्यम इंग्लिश भाषा होनी चाहिए। तीसरा क्या है, त्रिभाषा सूत्रांतर्गते, मतलब त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत वैदेशिकी भाषा या अध्ययनम। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत विदेशी भाषा का अध्ययन। 4 कहता है कि त्रिभाषा सूत्रांतर्गत, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत प्राचीन सांस्कृतिक भाषा या अध्ययनम, प्राचीन सांस्कृतिक भाषा का अध्ययन करना। देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ये क्या प्रतिपादित करता है, बालक के विषय शिक्षा के रूप में मातृभाषा का होना अनिवार्य है। ये मातृभाषा को अनिवार्य मानता है। ठीक, कौन सा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक, ये क्या कहता है कि मातृभाषा में संवाद करते हुए छात्रों के पास शब्दों का ही नहीं बल्कि अपने आसपास के चीज़ों का भी बहुत बड़ा कोश होता है उनके पास। ठीक, जब बालक जो छोटा होता है तो उसे मातृभाषा का ज्ञान होता है और वो उसी भाषा को लेकर जो है स्कूल में आता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट। 8 क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि लेखन से उत्पादन पद्धति संदर्भ निम्नलिखितेषु किम कथनम सत्यम अस्ति। कह रहे हैं कि लेखन उत्पादन पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक वारम अभ्यास रूपे लिखम, एक बार अभ्यास रूप में लिखना। प्रक्रिया रूपे लेखनम, प्रक्रिया रूप में लिखना। प्रथमावस्था द्वितीय अवस्था प्रतिगमन रूपे लेखनम, प्रथमावस्था और द्वितीय अवस्था के प्रतिगमन के रूप में लिखना। लेखने हस्तलेख विषय, लेखन जो होता है वो हस्तलेख विषय है। तो लेखन उत्पादन पद्धति किम कथनम सत्यम अस्ति, इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो एक बार अभ्यास रूप में लिखना। मैंने कितने बार बताया आपको कि ये सब चीज़ें पॉजिटिव होती है, अभ्यास के रूप में लिखना। ठीक है, प्रोत्साहन देना, ये सब पॉजिटिव कीवर्ड होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा कि लेखन के उत्पादन पद्धति के संदर्भ में यहाँ पर एक बार अभ्यास रूपलेखन ये आपका सत्य है। जबकि जो प्रक्रिया रूपलेखन होता है वो हस्तलेख विषय लेखन तथा प्रथमावस्था द्वितीय अवस्था प्रतिगमन रूपलेखन ये असत्य माना गया। ठीक, ये सारी चीजें असत्य हैं, फर्स्ट वाला सत्य है। 9वां क्या कहता है, 9 क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि व्याकरणस्य अध्ययन अध्यापने चेतना उत्तेजना किम अस्ति। व्याकरण अध्ययन अध्यापन में चेतना और उत्तेजना क्या है। पृथक रूपेण व्याकरण विषय से अध्यापनम तथा छात्रैः अभ्यास तथा शोधोद्देश्य प्रयोग। पृथक रूप से मतलब अलग अलग प्रकार से व्याकरण विषय का अध्यापन करना तथा छात्रैः अभ्यासः, छात्र का अभ्यास तथा शोधोद्देश्य प्रयोग, छात्र उसका अभ्यास करें और उसका उद्देश्यपूर्ण प्रयोग करें, ये है। फिर स्थानांतर अभ्यास रूपेण व्याकरणस्य अध्ययनम, स्थानांतर अभ्यास के रूप में व्याकरण का अध्ययन। तीसरा कहता है कि पृथक वाक्येषु, अलग अलग वाक्यों में व्याकरणस्य अध्ययनम तथा नियमानाम कंठस्थीकरण, अलग अलग वाक्यों में व्याकरण का अध्ययन और नियमों का कंठस्थीकरण। तो रॉन्ग हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। प्रकरणानुसारण, प्रकरण के अनुसार व्याकरण से अध्यापन, मतलब प्रकरण में जो भी चीजें हैं उसके अनुसार व्याकरण का अध्ययन। यत्र जहाँ पर छात्रा विषयम अवलोक्य व्याकरण नियमानाम अन्वेषणम कुर्वन्ति, जहाँ पर छात्र जो है विषयों का अवलोकन करके व्याकरण नियमों का अन्वेषण करते हैं। तो मैंने आपको कल इसका एक क्वेश्चन कल भी आया था लेकिन वो अलग रूप से था, तो आप इसको देख लीजिए। हाँ,
कि कुछ भी अलग नहीं आ रहा है। अभी भी जो क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो ऑनलाइन में आया हो चाहे वो ऑफलाइन में आया हो, सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से मिले जुले हैं। लेकिन बस यही है कि कभी मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे पीछे कर देते हैं, ठीक। लेकिन क्वेश्चन के प्रकार सेम है। इसमें क्या क्या है, कल मैंने आपको इसका क्वेश्चन बताया था, ये ऑनलाइन का क्वेश्चन है, ठीक। ये ऑनलाइन में आया है और आई थिंक लैंग्वेज 2 का क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रकरण के अनुसार व्याकरण के अध्यापन में एक विषय को देखकर व्याकरण के नियमों का अन्वेषण करते हैं। तो यह प्रक्रिया जो होती है अध्ययन अध्यापन में चेतना या उत्तेजना है। तो इसलिए आपका इसमें राइट आंसर 4 ऑप्शन हो जाएगा। 10 क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखितेषु किम प्रामाणिक सामग्री रूपेण न स्वीक्रियते। प्रामाणिक रूप से किसको स्वीकार नहीं किया गया। प्रामाणिक सामग्री के रूप में मैं आपको पहले भी बताया था क्या होती हैं। समाचार पत्र, पत्रिका होती है, ठीक है, प्रसिद्ध लेख होते हैं, लघु कथा, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब आपकी प्रामाणिक सामग्री में है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है न स्वीक्रियते, किसको स्वीकार नहीं किया गया है। तो जो पाठ्य पुस्तक लेखकेन जलवायु परिवर्तने परिवर्तने लिखिता लेखा, पाठ्यवस्तु लेखन में जलवायु परिवर्तन पर जो लिखी जाती है, ठीक है, पाठ्य वस्तु के जलवायु परिवर्तन लिखित लेख जो होते हैं वो प्रामाणिक सामग्री नहीं है। प्रामाणिक सामग्री क्या है, लघु कथा, लेखक के द्वारा जो लिखी हुई लघु कथा है, पत्रिका का समाचार पत्र है, समाचार पत्र का व्यंग्य चित्रण, ये सब आपका प्रामाणिक सामग्री में आता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन ये सब नहीं आता है, इसलिए राइट आंसर 4 ऑप्शन। 11 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखितेषु का अध्ययन योग्यता अस्ति। इसमें से अध्ययन योग्यता कौन सी है। समाचार वार्तायाः श्रवणम यत् पश्चात मित्रैः सह विमिश्यते। मतलब क्या करिए कि समाचार वार्ता को सुनकर उसके पश्चात मित्रों के साथ उस पर चर्चा करना। फिर वैज्ञानिक अन्वेषण विषय पाठम पठन टिप्पणी लेखन। वैज्ञानिक अन्वेषण विषय पर पाठम पठन, पाठ को पढ़िए और टिप्पणी लिखिए। परिप्रेक्ष्य आधारित प्रश्न, मतलब पूछने वाले प्रश्न जो होते हैं, ठीक है। परिप्रेक्ष्य आधारित शिक्षण विषय प्रस्तुते सज्जीकरणम, उसका सज्जीकरण करना। मतलब ऐसा शिक्षण होना चाहिए जिसमें विद्यार्थी जो है प्रश्न पूछे, ठीक है। परिप्रेक्ष्य आधारित शिक्षण होनी चाहिए। कक्षायाम कान्यापि कार्याणि कुर्वन् चिंतनम, कक्षा में जो कोई कार्य है, ठीक है, उस पर कक्षा में किए जाने वाले कार्य पर चिंतन करना। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अध्ययन योग्यता। अध्ययन योग्यता इसमें से कौन सी वाली होनी चाहिए, सेकेंड ऑप्शन की वैज्ञानिक अन्वेषण विषय है पाठम पठनम टिप्पणी लेखन। पहले तो वैज्ञानिक अन्वेषण विषय में पाठ को पढ़ना तथा टिप्पणी लेखन करना, ठीक है, यह अध्यापन अंतर्गत आती है। इससे क्या होगा, पढ़ने और लिखने का क्रमबद्ध तरीके से विकास होगा। तो आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन। 12 क्वेश्चन क्या कहता है, व्याकरण शिक्षण विषय किम कथनम सत्यम। व्याकरण शिक्षण के विषय में कौन सा कथन सत्य है। छात्र शब्द रूपात अर्थ प्रति गच्छति, छात्र शब्द रूप के अर्थ के तरफ जाते हैं। प्रथमम व्याकरण नियमाः शिक्षितव्यः, सबसे पहले जो है व्याकरण के नियमों को के बारे में शिक्षा दी जाती है। छात्रा अर्थात प्रयोगाच शब्द रूपम प्रति गच्छति, छात्र जो है अर्थ का प्रयोग करके शब्द रूप की तरफ जाते हैं। या फिर व्याकरण शिक्षण वस्तु विषय से, व्याकरण शिक्षण वस्तु विषय शिक्षण से समानम भवति। व्याकरण शिक्षण और वस्तु विषय शिक्षण जो होती है वो समान होती है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, व्याकरण शिक्षण के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसमें छात्र कार्य कर रहे हैं, ठीक, और क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। छात्र तो कार्य कर ही रहे हैं लेकिन वो प्रयोग के द्वारा सीख रहे हैं। छात्र अर्थात प्रयोगांश, ठीक है। छात्र द्वारा शब्द रूप के प्रयोग करने की योग्यता का होना ही सत्य होता है, ठीक है। छात्र अर्थात प्रयोगांश अर्थों का प्रयोग करके शब्द रूप की तरफ जाते हैं, यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, थर्ड ऑप्शन। इसके बाद देखिए 13 क्वेश्चन क्या कहता है, कस्यचित् पाठकः
अध्यापकः पुस्तकाधारितं निम्नलिखितं प्रश्नं पृच्छति। कहीं कोई जो है अध्यापक पाठ्य पुस्तक पर आधारित कुछ निम्नलिखित प्रश्न को पूछता है। ठीक, अस्य प्रश्नस्य का प्रकारो अस्ति। ये प्रश्न जो है वो किस प्रकार के होते हैं? तो मान्यताम यत त्वं कक्षायां दर्शकः असि। ऐसा मान लीजिए कि आप यत त्वं कक्षायां किसी कक्षा के दर्शक हैं। तस्मिन् दिने स्वानुभवानां भावं स्मरन् संध्या काले दैनिकी लिखत। उस दिन, ठीक है, आप जो है मान्यता में ऐसा माना गया है कि जो है आप कक्षा के दर्शक हैं और उस दिन अपने अनुभव को याद करके, स्मरण करके संध्या काले दैनिकम मतलब शाम को क्या करेंगे, दैनिकी मतलब दैनिक क्रिया में जो भी चीज़ें की हैं उसको लिखना है। तो वो क्या है, वर्णनात्मक प्रश्न है, बहिर्वेशन प्रश्न है, विवेचनात्मक प्रश्न है, विश्लेषण प्रश्न है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, बहिर्वेशन प्रश्न। ये कैसे प्रश्न होंगे, ये आपका बहिर्वेशन प्रश्न के अंतर्गत आएगा। उसके बाद 14 क्वेश्चन क्या कहता है, 14वां क्वेश्चन आपका कहता है कश्चित अध्यापकः दैनिक व्यवहारंच पंच शब्दान ददाति। कोई अध्यापक दैनिक व्यवहार के लिए आपको 5 शब्द देता है। प्रत्येकम शब्दस्य न्यूनतमम पंच शब्द मित्राणि भवितव्यानि। प्रत्येक शब्द मित्रों से संबंधित है। प्रत्येकम शब्द से न्यूनतमम पंच मतलब कम से कम 5 शब्द मित्रों से संबंधित है। शब्दावली शिक्षण से इयम का पद्धति। शब्दावली की यह शिक्षा क्या है, कौन सी पद्धति है? शब्द जालम है, विन्यास है, शब्द निर्माण है, शब्दकोशीय खंड है। तो इसमें आपका राइट आंसर विन्यास हो जाएगा। ठीक है, विन्यास आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 15 क्वेश्चन देखेंगे। वाक्य से काव्य से प्रयोजन, काव्य का प्रयोजन क्या है? व्याकरण शिक्षण है, शब्द भंडार है, मनोरंजनम, समीक्षा चा मनोरंजन और समीक्षा, लेखनम तथा तर्कपूर्णम, लेखन तथा तर्कपूर्ण है। तो काव्य का प्रयोजन क्या होता है? काव्य का तात्पर्य है कि काव्य का उद्देश्य अथवा रचना की आंतरिक जो प्रेरणा शक्ति होती है। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोरंजनम, समीक्षा चा। ठीक है, मतलब आनंद की प्राप्ति के लिए मनोरंजन काव्य का प्रमुख प्रयोजन होता है। यही राइट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन। निम्नलिखितेषु अष्टमी कक्षा पर्यंतम शिक्षण माध्यमेन विषय शिक्षाधिकारम अधिनियम 2009 इत्यस्मिन् का संस्तुति विद्यते। कह रहे हैं कि अष्टमी कक्षा पर्यंत, 8वीं कक्षा के बाद तक जो शिक्षण का माध्यम है वो शिक्षाधिकार अधिनियम 2009 में इत्यस्मिन, यहाँ पर जो भी दिए हैं उसमें कौन सी संस्तुति करता है? अष्टमी कक्षा पर्यंतम यथासंभव मातृभाषा शिक्षण माध्यम भवितव्य। मतलब 1ली से 8वीं कक्षा तक जो है यथासंभव मातृभाषा शिक्षण, भाषा का मतलब शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। विद्यालय शिक्षण माध्यमम मातृभाषा भवेत्। विद्यालय में शिक्षण का माध्यम केवल मातृभाषा होती है, मतलब मातृभाषा होनी चाहिए। गृह भाषा शिक्षण माध्यमेन भवेत्। घर की भाषा शिक्षण का माध्यम होना चाहिए। और राज्यस्थ तथा शिक्षण माध्यमम भवेत्। राज्य भाषा शिक्षण माध्यम होना चाहिए। ठीक है, शिक्षण का माध्यम राज्य भाषा होना चाहिए। तो देखिए इसमें राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? पहले वाला, क्योंकि अष्टमी कक्षा तक जितना भी संभव हो सके वो मातृभाषा शिक्षण मतलब शिक्षण का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन राइट। इसके बाद 17 क्वेश्चन क्या कहता है? 17 क्वेश्चन कहता है कि जो भारतीय संविधान में हिंदी भाषा किम स्थान में? भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? सहराज भाषा है, राजभाषा, विदेशी भाषा, भारतीय भाषा? राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन, राजभाषा। शिक्षण भाषा केंद्रीयतायाः अभिप्रायो अस्ति। शिक्षण भाषा में केंद्रीकृत जो अभिप्राय है वो क्या है? अन्येषां विषयाणां शिक्षणे भाषा महत्वपूर्णं योगदानं ददाति। अन्येषां विषयाणां, अन्य विषयों में जो शिक्षण है वो शिक्षण भाषा है, भाषा जो है महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है,
मतलब जो आप अन्य भाषा पढ़ते हो, हिंदी संस्कृत जो अलग अलग भाषाएं हैं, जो अन्य भाषा होती है उसमें जो शिक्षण होता है उसमें भाषा महत्वपूर्ण योगदान देती है। भाषा अधिगम में अंतर्वस्तु विषयाः महत्वपूर्ण सन्ति। भाषा के अधिगम में जो अंतर्वस्तु विषय होते हैं वो महत्वपूर्ण है। भाषा अधिगम में विषय वस्तु अधिगम च पृथक पृथक भवता। भाषा अधिगम के और विषय वस्तु अधिगम, ठीक है, भाषा अधिगम और विषय वस्तु अधिगम अलग अलग होते हैं। अंतर्वस्तु विषय से अध्यापकाय अंतर्वस्तु विषय अध्यापकाय भाषम प्रति अवधानम नावश्यकम। अंतर्वस्तु विषय जो होता है वो अध्यापक के लिए भाषा के प्रति अवधान नहीं मतलब उत्पन्न करता, ये आवश्यक नहीं है कि उसमें अवधान हो। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा कि अन्येषां विषयाणां शिक्षणे भाषा महत्वपूर्ण योगदानम ददाति। अन्य भाषा के विषय अन्य विषयों के शिक्षण में भी भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। केवल हिंदी या फिर संस्कृत ये सब चीज़ों में नहीं, और भी भाषाएं जो होती है उसमें शिक्षण जो है वो महत्वपूर्ण योगदान देता है भाषा। इसके बाद देखिए 19 क्वेश्चन, कवितां पाठनम निम्नलिखित अध्यापकः निम्नलिखिते ध्यानम प्रयक्षेत। कहते हैं कि कविता के पाठन में अध्यापक जो है वो निम्नलिखिते ध्यानम प्रेक्षित, यहाँ पर जो भी दिए हैं उसमें से किस पर ध्यान देता है। कविता या रसास्वादने मूल्यांकने च। कविता में जो रस है उसका आस्वादन और मूल्यांकन में, मतलब कविता को इस प्रकार पढ़िए कि उसमें जो भी रस है उसका आप अनुभव करिए। और मूल्यांकन शब्दावली शब्दकोश परामर्शम च। शब्दावली और शब्दकोश का परामर्श, मतलब वो टीचर ऐसा कहता है कि शब्दावली पढ़ो और शब्दकोश पढ़ने का परामर्श देते हैं। व्याकरणीय नियमानां प्रयोगे च। व्याकरण नियम और उसका प्रयोग करिए। लेखने विकास, लेखन का विकास करें। तो जो पहले तो देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कविताम पाठम, कविता का पाठ किया जा रहा है। तो कविता का पाठ तब सार्थक होता है, कविता को पढ़ना हमेशा याद रखिए, कविता का पाठ तब सार्थक होता है जब आप उसमें जो रस है उसका आस्वादन करके, मतलब खुद को वहां पर रख कर एकदम उसमें रम जाइए, उसको उसमें जो रस है कवि जो कहना चाह रहा है उसको आप अपने हृदय से लगाकर जब उसको सुनेंगे और उसका मूल्यांकन करेंगे तो यही आप सार्थक होता है कविता का पाठ, ठीक। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट। 20 क्वेश्चन क्या कहता है, परिच्छेद लेखन में निबंधम लेखने बाद छात्रा विभिन्नासु अवस्थासु गच्छति। परिच्छेद लेखन, निबंध लेखन अथवा परिच्छेद लेखन अथवा निबंध लेखन में छात्र जो है विभिन्न अवस्थाओं में जाते हैं। यासु ते विचारवान संकलयन्ति रूपरेखा निर्मान्ति प्रथम प्रारूपम लिखन्ति। इसमें वे विचारवान संकलन करते हैं, रूपरेखा का निर्माण करते हैं, प्रथमम प्रारूपम लिखन्ति प्रथम प्रारूप लिखते हैं, एतत् विवर्धन्ते अंतिम प्रारूप लेखितुम च संशोधनम कुर्वन्ति। इसमें जो है इसका मतलब इसको बढ़ाते हुए, इसका विवर्धन करते हुए और अंतिम प्रारूप लिखते हुए संशोधन करते हैं वो, ठीक। लेखन से इयं प्रक्रिया का कथ्यते। लेखन की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। लेखन से उत्पाद प्रक्रिया, लेखन से क्रियान्वयन प्रक्रिया, लेखन से चिंतन विषय, लेखन से छात्र केंद्रित प्रक्रिया। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि परिच्छेद अथवा निबंध लिखा जा रहा है, ठीक। इसमें अलग अलग अवस्थाओं को छात्र लिखता है, ठीक, जिसमें अनेक चीज़ें उसकी बढ़ती है। पहले तो विचारवान संकलना करता है और रूपरेखा का निर्माण करता है, फिर प्रथम प्रारूप लिखता है, ठीक, ये सब चीज़ें लगता है। तो इसका वर्धन मतलब विवर्धन इसको बढ़ाते हुए अंतिम और प्रारूप लेखन मतलब अंतिम प्रारूप लेखन में वो संशोधन करता है। तो इस प्रक्रिया को जो है लेखनस्य क्रियान्वयन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसका प्रोसेस चल रहा है, ठीक, वो करने का सीख रहा है। इसके बाद देखिए 21 क्वेश्चन क्या कहता है, नीलिमा व्यवसायेन चिकित्सका अस्ति। नीलिमा जो है वो व्यवसाय से क्या है, एक चिकित्सका थी। सा एक नवीनम पुस्तकम कृतवती। वह जो है एक नवीन
पुस्तक खरीदती है? यस्मिन् जिसमें कोविड-19 टीकाकरणस्य मानव शरीरे प्रभावाः वर्णिताः आसन्, जिसमें वे कोविड-19 टीकाकरण का मानव शरीर में प्रभाव वर्णित कर था। ठीक है। व्यवसायार्थ स्वछात्रान् च पाठयितुम् एतत् पुस्तकम् अपठत्। क्या कहते हैं कि यह व्यवसाय और अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए इस पुस्तक को पढ़ी। एतत् अध्ययनम किम कथ्यते। यह अध्ययन जो है क्या कहलाता है? व्यापक अध्ययन कहलाता है, पर्यावलोकन कहलाता है, विहंगम दृष्टिपात कहलाता है अध्ययन, फिर गहन अध्ययन कहलाता है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डी ऑप्शन। इसमें नीलिमा क्या कर रही है? गहन अध्ययन कर रही है। ठीक, उसने क्या किया? उसने कोविड-19 टीकाकरण का मानव के शरीर पर प्रभाव, मतलब जो भी प्रभाव वर्णित था, ऐसी उसने चीजें पढ़ी। ठीक है, बुक को खरीद कर उसने टीकाकरण के बारे में, कोविड-19 टीकाकरण के बारे में अच्छे से उसका अध्ययन किया। तो वो कैसा अध्ययन होगा? वो एक गहन अध्ययन कहलाता है। ठीक, तो देखिए इसके बाद 22 क्वेश्चन क्या कहता है? 22 क्वेश्चन कहता है कि भारतवर्ष आंग्ल भाषा किम स्थानमस्ति। भारतवर्ष में इंग्लिश भाषा का कौन सा स्थान है? क्या स्थान है? तो राजकीय भाषा है, शैक्षणिक भाषा है, सहायक राजकीय भाषा है, उच्च शिक्षिका या भाषा है। तो देखिए ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये एक बी ऑप्शन, सहायक राजकीय भाषा। ठीक, भारत में वर्ष में आंग्ल भाषा जो है, इंग्लिश भाषा, वो एक राजकीय भाषा या फिर सहायक स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति विषय निम्नलिखितेषु किम सत्यम। ठीक है, कह रहे हैं कि 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यहाँ पर लिखा है कि छात्रैः अधीतासु त्रिशिषु भाषासु न्यूनतमे द्वे भाषाएं भारतीयस्यातां। कह रहे हैं कि छात्र जो है वो अधिकतर जो 3 भाषाएं हैं उनमें से कम 2 भाषा जो है वो भारतीय। कह रहे कि छात्रैः अधीतासु, छात्रों को अधिकतम, त्रिशिषु 3 भाषासु भाषाओं, न्यूनतमे 2 भाषाएं भारतीय स्याताम, एवं न्यूनतम 2 भारतीय भाषाएं सिखाई जाएं। बी से कहता है कि छात्रैः अधीतासु, छात्रों को अधिकतम, त्रिशिषु भाषासु 3 भाषा, एका वर्गीकृता शास्त्रीय भाषा स्यात्। ठीक है, सेकंड में क्या कह रहे हैं? ये जो एका भारतवर्ष है यहाँ पर, ठीक है, एका के बाद यहाँ पर भारतवर्ष से जो है ये एका के बाद आएगा। ठीक है, छात्रों को जो है छात्रों को अधिकतम 3 भाषाएं, एका भारतवर्ष से, एक भारतवर्ष की वर्गीकृता, जो भारतवर्ष में वर्गीकृत शास्त्रीय भाषा स्यात्, शास्त्रीय भाषा जो है वो सिखाई जाए। सी क्या कहता है कि छात्रैः अधीतासु त्रिशिषु, छात्रों को अधिकतम 3 भाषासु भाषा, मतलब अधिकतम 3 भाषा, एका भाषा वैदेश के साथ, एक भाषा विदेशी होनी चाहिए और विदेशी सिखाई जाए। डी क्या कहता है? छात्रैः अधीतासु त्रिशिषु भाषासु, छात्रों को अधिकतम 3 भाषा, एका भाषा भारतीय साथ, एक भाषा जो है वो भारतीय सिखाई जानी चाहिए। ठीक, तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कहता है कि छात्रों को अधिकतम 3 भाषाओं एवं न्यूनतम 2 भाषाएं सिखाई जाएं। ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए पठने अर्थ प्रत्यय किम। पठने मतलब पठन क्रिया में अर्थ प्रत्यय किम अस्ति क्या है? शब्दार्थ है, शब्दानाम उच्चारण प्रक्रिया बोध, शब्दों के उच्चारण का प्रक्रिया बोध, व्याकरण विषय से अवबोध है प्रवृत्ति, व्याकरण विषय के अवबोध की प्रवृत्ति,
अर्थ निर्माण प्रक्रियां प्रति प्रवृत्ति, अर्थ निर्माण प्रक्रिया के प्रति जो प्रवृत्ति होती है वो। तो देखिए इसमें 24 क्या कहता है क्वेश्चन आपका कि पठन क्रिया में अर्थ प्रत्यय क्या है, अर्थ निर्माण प्रक्रिया के प्रति प्रवृत्ति होता है। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, डी, अर्थ निर्माण के प्रति जो प्रवृत्ति होती है। सर्वे छात्राः, कह रहे हैं कि सर्वे छात्राः विद्यालय शिक्षां प्रथमतः मातृभाषां प्रारंभते, सभी छात्र विद्यालय शिक्षा को पहले मातृभाषा में प्रारंभ करते हैं, तदनु उसके बाद न्यूनतम द्विभाषे कम से कम 2 भाषा अधिका व भाषा युजन्ति, कह रहे हैं उसके तदनुसार उसके बाद न्यूनतम 2 भाषा अथवा अधिक भाषा, ठीक है, इसके साथ जोड़ी जाती है। एतत् कथ्यते, ये क्या कहलाती है, त्रिभाषा सूत्र कहलाती है, मातृभाषा आश्रित बहुभाषिकता कहलाती है। सी कहता है कि प्रविधि रूपेण बहुभाषीयता, प्रविधि रूपेण बहुभाषिकता कहलाती है। शिक्षा नीतोस भाषा कहलाती है। तो देखिए ये जो होती है वो आपकी मातृभाषा पर आश्रित बहुभाषीयता कहलाती है। ठीक, मातृभाषा आश्रित बहुभाषीयता कही जाती है। राइट आंसर बी ऑप्शन। निपुण, देखिए निपुण के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि जो निपुण है अस्ति, ये क्या है, ठीक है, निपुण है, क्या है निपुण। तो देखिए भारत सर्वकारस्य ध्वजपोत कार्यक्रमः यस्य उद्देश्यं 2025 यावत् आधारभूतया साक्षरतायाः संख्याज्ञानस्य च लक्ष्य प्राप्ति ही स्यात्। क्या कह रहे हैं कि भारत सर्वकारस्य ध्वजपोत, देखिए इसमें क्या कहते हैं कि भारत सरकार के ध्वजपोतः कार्यक्रमः, जो प्रमुख कार्यक्रम है ये उद्देश्य से उसका उद्देश्य क्या है कि 2025 तक यावत् आधारभूताया साक्षरतायाः संख्या ज्ञानस्य च लक्ष्य प्राप्ति ही स्यात्। कह रहा है कि भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य बुनियादी साक्षरता, मतलब 2025 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक लक्ष्य की प्राप्ति करना है। बी कहता है कि 2028 वर्ष पर्यंतम उच्च शिक्षाया वैश्वीकरणाय राष्ट्रीय कार्यक्रमः, कह रहा है कि 2028 तक उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के लिए राष्ट्रीय एजेंडा। सी ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रीय साक्षरता अभियान, ठीक है, सी कह रहा है कि राष्ट्रीय साक्षरता अभियान। और डी ऑप्शन क्या कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रविधि। तो देखिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब की गई थी, 5 मई 1988 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, इन्होंने की थी। इसका उद्देश्य 2007 तक 15 से जो 35 आयु वर्ग के उत्पादक और पुनरुत्पादक समूह के निरक्षर लोगों को व्यवहारिक साक्षरता प्रदान करते हुए 75% साक्षरता का लक्ष्य हासिल करना था। ठीक है, तो इसमें जो है अब क्या है कि इसमें आपका राइट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा कि भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य 2025 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक है और इसके संख्यात्मक लक्ष्य को प्राप्ति करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 क्वेश्चन क्या कहलाता है कि कह रहा है कि यावत् छात्रः लेखितुं समर्थः भवति तावत् सः बहिषु अवस्थासु गच्छति इदं किम उच्यते। कह रहे हैं कि जब छात्र लिखने में समर्थ होता है तब वो अनेकों अवस्थाओं में जाता है। ठीक है, इदम किम उच्यते या क्या कहलाता है, लेखनम प्रति उत्पादन प्रविधि, लेखन के बाद जो उत्पादन प्रविधि है, लेखनम प्रति प्रक्रिया प्रविधि, लेखन के बाद प्रक्रिया प्रविधि, आपातकालीन लेखन प्रविधि है, आपातकालीन लेखन प्रविधि, संपूर्ण भाषा प्रविधि, संपूर्ण भाषा प्रविधि। तो देखिए इसमें क्या कहना चाहता है कि जब छात्र लिखने में समर्थ होता है
तब वह अनेकों अवस्थाओं में जाता है। यह लेखन के प्रति प्रक्रिया प्रविधि है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लेखन के प्रति प्रक्रिया प्रविधि कहलाता है ये। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद 28 क्वेश्चन देखेंगे। काव्य अध्यापकस्य का अध्यापनस्य मुख्य उद्देश्य अस्ति। काव्य अध्यापन का मुख्य उद्देश्य है साहित्यिक भाषायाः मूल्यांकनम रसानुभूतिश्च। साहित्यिक भाषा का मूल्यांकन और रस की अनुभूति। भाषा शिक्षणम काव्य भाषा शिक्षणम च। भाषा शिक्षण और काव्य भाषा शिक्षण। काव्य प्रयुक्ता नाम व्याकरण पक्षाणाम शिक्षणम। काव्य प्रयुक्ता नाम, काव्य में जो प्रयुक्त व्याकरण पक्ष है उसका शिक्षण। काव्य चिंतनस्य अवबोधः। ठीक है, काव्य के चिंतन का अवबोध करना। तो देखिए काव्य के अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? साहित्यिक भाषा मूल्यांकन और रसानुभूति। ठीक है, इसमें राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन, साहित्यिक भाषा के मूल्यांकन और रसानुभूति, ये आपका राइट हो जाएगा। देखिए काव्य के बारे में मैंने बताया, 2 क्वेश्चन आ गया ना, 2 क्वेश्चन। काव्य, जब आप काव्य में रस के साथ जो अनुभूति करके पढ़ते हो, आप समझ में आया ना कि जो है क्वेश्चंस रिपीटेड आते ही आते हैं। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस में से थोड़ा सा आगे पीछे करके कुछ ना कुछ चीजें ऐसे डाल देते हैं जो सिमिलर रहती ही हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट। इसके बाद 29 क्वेश्चन, अर्थात शब्द रूपम प्रति गति व्याकरण अध्यापने किम कथ्यते। कह रहे हैं कि अर्थात शब्द रूप के प्रति गति व्याकरण। ठीक है, शब्द रूप के प्रति जो व्याकरण होता है शिक्षण के अध्ययन में कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाता है, विवरणात्मक ज्ञान कहलाता है, प्रक्रिया प्रविधि कहलाता है, उत्पादन प्रविधि कहलाता है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रक्रियात्मक ज्ञान। ठीक है, शब्द रूप के प्रति गति व्याकरण शिक्षण के अध्ययन में प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाता है। ए ऑप्शन राइट। 30 क्वेश्चन क्या कहता है? कश्चिद अध्यापका छात्राणां त्रुटिः एकत्रीकृत्य यदा कदा कक्षायां विमर्शयति परंतु त्रुटिकर्तॄणां उल्लेखं न करोति सः किं करोति। कह रहे हैं कहीं पर अध्यापक जो है छात्रों के त्रुटियों को एकत्रीकृत करके यदा कदा कभी कभार कक्षायां विमर्शयति, कक्षा में विमर्श करता है इस पर। ठीक है, विचार विमर्श करता है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि परंतु त्रुटि कर्तृणाम उल्लेखम न करोति, त्रुटियों का उल्लेख नहीं करता है। स किम करोति, ये क्या कहलाता है? वो विचार विमर्श तो करता है एकत्रित करके, लेकिन उन पर जो है उल्लेख नहीं करता है उसका। तो ये क्या कहलाता है? स छात्राणाम भाषा प्रयोग विषय पुनर्निवेशम प्रदाति, या छात्रों के भाषा प्रयोग के विषय में पुनर्निवेश कहलाता है, मतलब फीडबैक देना कहलाता है। स छात्राणाम दोषाम कथयति, यह छात्रों के दोष कहलाता है। स विचार विमर्श माध्यमेन भाषाम पठयति, वो विचार विमर्श के माध्यम से भाषा को पढ़ाता है। फिर स संशोधनात्मकम अध्यापनम करोति, वह संशोधनात्मक अध्यापन करता है। देखिए वो क्या करता है अध्यापक? छात्रों की त्रुटियों को एकत्र तो करता है और कभी कभी विमर्श भी करता है, उस पर विचार करता है, लेकिन वो उन त्रुटियों का उल्लेख नहीं करता। तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये जो 30 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, कि स छात्राणाम भाषा प्रयोग विषय पुनर्निवेशम, ठीक है, प्रददाति, वह छात्रों को भाषा का प्रयोग के विषय में पुनर्निवेश मतलब फीडबैक देता है। राइट आंसर ए ऑप्शन। इसके बाद देखिए 31 क्वेश्चन क्या कहता है? कश्चित अध्यापकः अष्टमी कक्षायाः
कक्षायाः छात्रान् नगरस्य ग्रामस्य वा परितः गत्वा भवनानां महत्वपूर्ण स्थानानां विषय व सूचनां प्राप्तुं कथयति। कोई अध्यापक है, ठीक, वो 8वीं कक्षा के छात्रों को नगरस्य ग्रामस्य व परितः, नगर और गांव के चारों ओर जाकर ग्रामस्य व परितः ग्राम के चारों ओर गत्वा जाकर भावना नाम, जो वहाँ पर भवन है, महत्वपूर्ण स्थान नाम, महत्वपूर्ण स्थान के विषय में विषय व सूचना प्राप्तुम कथयति, सूचना प्राप्त करने के लिए कहता है। यत ग्रामस्य विषय विज्ञापनम प्रकाशयितुम प्रारूपम निर्मायत। उसके बाद क्या कहता है कि गांव के विषय में जो विज्ञापन है उसको प्रकाशित करने के लिए प्रारूप का निर्माण करने के लिए कहता है। अयम प्रयोगः किम कथ्यते, ये प्रयोग क्या कहलाता है? परियोजना कार्यम, समग्र परियोजना कार्यम, दत्त कार्यम, समूह कार्यम। तो ये जो है ये समग्र परियोजना कार्य, मतलब उसने क्या किया, गांव का भ्रमण किया, भ्रमण करने के बाद जो भी सूचना उसके पास इकट्ठा हुई है उस यत ग्रामस्य विषय विज्ञापनम प्रकाशयितुम प्रारूपम निर्मात, मतलब उस गांव के विषय में विज्ञापन प्रसारित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए प्रारूप का निर्माण करने के लिए करता है। तो ये क्या हो गया, समग्र परियोजना कार्य हो गया। ठीक, पहले उसने भ्रमण किया, उसके बाद उसको क्या किया, प्रारूप निर्माण किया। तो ये क्या हो गया, समग्र परियोजना। इसके बाद 32 क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषा या अध्ययनम ज्ञायते, भाषा का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, भाषा शिक्षण शास्त्र, भाषा शास्त्रम, भाषा व्याकरणम, भाषा संदर्भ भाषा। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा कि भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन क्या होता है, भाषा शास्त्र मतलब वैज्ञानिक प्राकृतिक भाषाओं के अध्ययन का विज्ञान है ये। ठीक, भाषा का अध्ययन क्या कहलाता है, भाषा शास्त्रम। ठीक, तो राइट आंसर बी। 33 क्वेश्चन क्या कहता है कि शिक्षा उपलब्धि उद्देश्य, शिक्षा उपलब्धि का उद्देश्य है, क्या है, योग्यता आधारित भाषा शिक्षण, योग्यता आधारित भाषा शिक्षण, क्षमता आधारित भाषा शिक्षण, विषय से अधिकार, विषय का अधिकार स्वरूप मतलब अधिकार युक्त शिक्षणम शिक्षण, भाषा या व्याकरण से संपूर्ण ज्ञान, भाषा के व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान। तो देखिए ये जो 33 क्वेश्चन है ये इसमें राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या कहता है कि शिक्षा उपलब्धि का उद्देश्य क्या होना चाहिए, एक मिनट, हाँ, क्षमता आधारित भाषा शिक्षण, बी ऑप्शन हो चाहिए। शिक्षा उपलब्धि का उद्देश्य क्षमता, कितनी क्षमता है, ठीक है, क्षमता पर आधारित भाषा शिक्षण होना चाहिए, बी ऑप्शन राइट। 34 कहता है षष्ठी कक्षायाः छात्रः रहीमः पाठ्य विषयस्य अर्थम ग्रहीतुम पूर्व ज्ञानस्य उपयोगम करोति। छठवीं कक्षा का जो रहीम छात्र है वो पाठ्य विषय के अर्थ को ग्रहण करता है, पूर्व ज्ञान मतलब पाठ का जो विषय है उसको, उसके अर्थ को ग्रहण करने के लिए जो पूर्व ज्ञान है उसका उपयोग करता है। सह अध्ययन से किम पद्धति ग्रहणाति, ये अध्ययन कौन सी पद्धति को ग्रहण करनी हो कहलाती है, ऊर्ध्वार्ध पद्धति, प्रक्रिया पद्धति, अधा ऊर्ध्व पद्धति, उत्पादन पद्धति। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर मतलब षष्ठी कक्षा का छात्र रहीम पाठ विषय के अर्थ ग्रहण के लिए पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है, वह अध्ययन के ऊर्ध्वार्ध पद्धति को ग्रहण करता है। ठीक, तो इसमें राइट आंसर ए ऑप्शन। 35 क्या कहता है प्रामाणिक विषय, फिर से एक प्रामाणिक विषय पाठ्यक्रम की पाठ्य विषय की बात आ गई। ठीक है, प्रामाणिक का पाठ्य विषय से किमस्ति क्या है, यत् पाठ्यम अपरोद्देश्येन लिख्यन्ते परंतु भाषाया अध्ययन अध्यापनाय प्रयुज्यते, यत् पाठ्यम पाठ्यपुस्तक लेखैषोद्देश्यं लिख्यते भाषाया अध्ययन अध्यापनाय च प्रयुज्यते, भाषाणाम् अध्ययन अध्यापनाय पाठ्यपुस्तकं भाषाया अध्ययन अध्यापनाय कृत्रिम रूपेण अध्यापकाय लिखितम पाठ्यपुस्तकम। तो इसमें आपका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो पाठ्य दूसरों के उद्देश्य में लिखा जाता है, ठीक, परंतु भाषा के अध्ययन तथा अध्यापन के लिए प्रयुक्त होता है, प्रामाणिक पाठ्य विषय वही है।
अपरो अपरोद्देश्य, ठीक है, दूसरे के उद्देश्य से लिखा जाता है, परंतु भाषा भाषा के अध्ययन तथा अध्यापन के लिए प्रयुक्त होती है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसके बाद देखिए 36 क्या कहता है। 36 कहता है कि एका जनः मार्गे भवन्ते भवते एकम पत्रकम ददाति, ठीक है। भवान पठितुं कस्या पठन पद्धति प्रयोगम करिष्यति। एका जन एक व्यक्ति जनः मार्गे भवते, एक व्यक्ति मार्ग में आपके लिए एक पत्र देता है। भवत एकम पत्रम ददाति मतलब रास्ते में एक व्यक्ति आपके लिए एक पत्र देता है। भवान पठितुम उसको पढ़कर कस्या पठन पद्धति प्रयोगम करिष्यति मतलब उसको पढ़ने के लिए आप कौन सी पद्धति का प्रयोग करेंगे, गहन पठन, पूर्व पठन, क्रम वीक्षण या फिर द्रुत पठनम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, द्रुत पठनम। 37 कहता है अधोलिखिते सुपठनाय किम श्रेष्ठम अस्ति। अधोलिखित में से पठन के लिए कौन सा श्रेष्ठ है। पठनम केवलम संकेतानाम निकृष्टनम अस्ति। पठन केवल संकेतों को निकृष्ट पठन निकृष्ट है, या फिर पाठ्यवस्तुना सम्यक धनम पठनम अस्ति। पाठ्यवस्तु को सम्यक रूप से पढ़ना है। पाठ्यवस्तुना अवबोधन पठनम पाठ्यवस्तु को अवबोध रूप से ज्ञान उसको ज्ञान के ग्रहण करने के रूप से पढ़ना है। या फिर छात्र कठिन शब्दानाम अर्थानाम स्मरणम पठनम अस्ति छात्रों को कठिन शब्द जो है उसके अर्थ को याद करना पढ़ना है। तो देखिए पढ़ने के लिए श्रेष्ठ पूछा गया, इसमें पढ़ने के लिए श्रेष्ठ क्या है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पाठ्य वस्तुनः अवबोधम पठनम। इसमें जो श्रेष्ठ विधि होती है वो पाठ्य वस्तु का ध्यान पूर्वक अवबोधम पठनम ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ठीक। तो इसमें राइट आंसर सी ऑप्शन। 38 कहता है कि कक्षा पूर्व पठन विधि कस्यार्थ भवति। कक्षा में पूर्व पठन विधि जो होती है, कक्षा में पूर्व पठन विधि जो होती है वो कस्यार्थ भवति क्या होती है, किसके अर्थ में होती है। छात्र से पूर्व ज्ञानम पाठ्यवस्तुना सहयोजितम योजयितुम छात्र के जो पूर्व ज्ञान है उसको पाठ्यवस्तु के साथ योजित करना मिलाना। पाठ्यम कंठस्थीकर्तुम पाठ्य का कंठस्थीकरण करना। पाठ्यम कंठस्थीकरणाय छात्रम सज्जीकर्तुम पाठ्य का कंठस्थीकरण करने के लिए छात्र को सज्जीकरण करना मतलब उनको एकदम प्रेरित कर देना। कठिन शब्दानाम अर्थात कंठस्थीकरणाय छात्रान सज्जीकर्तुम। ठीक है, सज्जीकर्तुम का मीन्स हो जाएगा कि तैयार करना, ठीक है। कठिन शब्दों अर्थात कंठस्थीकरण के लिए छात्रों को तैयार कर देना, सज्जीकर्तुम सज्जित कर देना। तो देखिए कक्षायाम पूर्व पठनम विधि, पूर्व पठन की विधि क्या होती है। तो कक्षा में जो पूर्व पठन विधि है वो छात्र के पूर्व ज्ञान को पाठ्य वस्तु के साथ योग मतलब जोड़ने से होती है। देखिए तो छात्र से पूर्व ज्ञान, छात्र का जो पूर्व ज्ञान होता है वो पठन में बहुत ही जो है महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब अगर बच्चा थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें उसको पहले से पढ़ा होगा, पहले से जाना होगा, तब उसको पढ़ने में आसानी होगी। तो इसमें आपका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन ए। इसके बाद 39 कहता है कि मुक्त लेखनम, मुक्त लेखन जो है लेखन प्रक्रियायाः कस्मिन् स्तरे छात्रेभ्यः सहायकं भवति। मुक्त लेखन जो है लेखन प्रक्रिया में किस प्रकार से छात्रों को सहायक होती है। संपादन स्तरे, त्रुटि शोधन स्तरे, समीक्षा स्तरे, पूर्व लेखन स्तरे, अन्वेषण स्तरे च। पूर्व लेखन और अन्वेषण स्तर है क्या है। तो मुक्त लेखन क्या होती है। मुक्त लेखन लेखन प्रक्रिया के पूर्व लेखन स्तर में और अन्वेषण स्तर में छात्रों के लिए सहायक होती है, ठीक। पूर्व लेखन और अन्वेषण स्तर में छात्रों के लिए सहायक होती है, तो डी ऑप्शन राइट।
40 क्वेश्चन क्या कहता है, लेखन प्रक्रियायां पूर्व लेखन स्तरे अधोलिखितेषु का पद्धति सहायका भवति। लेखन प्रक्रिया में पूर्व लेखन जो होती है वो यहाँ पर जो भी पद्धति दी गई है उसमें कौन सी सहायक होती है, मानस प्रारूप, टिप्पणी संकलन, सारांशीकरण, संपादन। तो देखिए लेखन प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण है वो है मानस प्रारूप। ठीक, पूर्व लेखन में जो सहायक होती है वो मानस प्रारूप है। इसके बाद देखिए 41 कहता है भाषायाम लघुतमा सार्थका इकाई अस्ति। भाषा की सबसे लघुतम छोटी इकाई कौन सी है, रूपिम, अर्थविज्ञानम, स्वनिम, स्वनिम, फिर वाक्य संरचना। तो देखिए इसमें राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, स्वनिम। सबसे पहले क्या आएगा, रूपिम, अर्थविज्ञान, वाक्य रचना, ये सब क्या है, दीर्घतम इकाई है। इसमें जो दीर्घतम स्वनिम क्या होता है, छोटी है। ठीक है, और दीर्घतम में कौन सी आती है, रूपिम, और कौन सी, अर्थविज्ञान, वाक्य संरचना, ये दीर्घ इकाई है। राइट आंसर सी, स्वनिम। 42 कहता है एका शिक्षिका मन्यते, एक शिक्षिका मानती है यत मानव, क्या कहती है कि यत मानवा जन्मतः एक भाषार्जनस्य योग्यता, जब मानव ने जन्म लिया तो एक भाषा अर्जन योग्यता के साथ जन्म लिया। तस्या विचारा केन सह संगत अस्ति, यह विचार किसके साथ संगत है। तो देखिए ये किसके साथ संगत रखती है, तो प्रसंक्रियावादी अनुकूलन, अवलोकन परक शिक्षण, सहज ज्ञानवादेन, सहज ज्ञानवाद, या फिर डी कहता है पुनर्बलन पर जो है संगत करती है। तो देखिए एक शिक्षिका मानती है कि मानव जो होता है वो जन्म के साथ ही भाषा अर्जन की योग्यता शुरू कर देता है। ठीक है, भाषा अर्जन योग्यता जन्म के बाद से स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सहज ज्ञानवाद, उसका विचार सहज ज्ञानवाद के साथ संगत है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट। सर्वे शिशुवाह कूजनम अव्यक्त वाचम च कुर्वन्ति, सभी जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, वो कूजन अथवा अव्यक्त वाणी का उच्चारण करते हैं। अयम केन सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्येण समर्थितः, अयम केन ये जो है किस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को समर्थित करती है, व्यवहारवादी सिद्धांत, सहज ज्ञानवादी सिद्धांत, संक्रिया अनुकूलन सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो ये जो 43 क्वेश्चन है इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, बी ऑप्शन, सहज ज्ञानवादी। इसके पहले वाला सेम था, इस ये वाला भी वैसा ही है क्वेश्चन। हाँ, सहज ज्ञानवादी सिद्धांत। तो देखिए सभी शिशु कूजन अथवा अव्यक्त वाणी का मतलब वो व्यक्त नहीं पढ़ कर पाते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं अव्यक्त वाणी का उच्चारण करते हैं, यह सहज ज्ञानवादी सिद्धांत से सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में समर्थित है। राइट आंसर बी। 44 क्वेश्चन क्या कहता है, गीता पंचाभिज्ञान भिन्ना भी भाषा भी संभाषते अतएव सा भवेत। कहते हैं कि गीता 5 भिन्न भाषाओं में बोलती है इसलिए वह बहुभाषी भाषाविद है। तो गीता जो है वो 5 भिन्न भाषाओं में बोलती है इसलिए वह बहुभाषाविद है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, बी ऑप्शन। 45 क्वेश्चन देखेंगे, भारत शिक्षण विषय निम्नलिखितेषु किम कथनम सत्यम अस्ति। भारत शिक्षण के विषय में कौन सा कथन सत्य है, सर्वे जना समान गत्या भाषा शिक्षन्ते, कोऽपि जनः प्रारंभिक वयसि भाषां शिक्षितुं शक्नोति, कोऽपि जनः स्वजीवन काले द्विभाषाणां अर्जितुं शक्नोति, कोऽपि जनः कस्यामपि वयसि भाषां शिक्षितुं शक्नोति परंतु अल्पवयसि एतत् सरलतरं भवति। तो देखिए इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, कि भाषा शिक्षण के विषय में कथनों में सत्य कथन, कोई व्यक्ति किसी भी अवस्था में भाषा सीखने का प्रयास कर सकता है परंतु अल्प अवस्था में यह सरलता से हो जाता है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट। 46 क्वेश्चन देखेंगे, षष्ठ कक्षायाः 6वीं कक्षा में छात्रा साधना मंद दृष्टि बालिका अस्ति। 6वीं कक्षा में साधना जो है मंद दृष्टि की बालिका है। भाषा शिक्षण रूपेण भवान काम पद्धति प्रयोजति, भाषा शिक्षण के रूप में आप इस पद्धति को किससे प्रयुक्त करेंगे। तो इसमें अधिकारी गणम
तस्यै विशेषाध्यापकस्य प्रबन्धनाय आग्रहः, तया सह सामान्यव्यवहारः तथा च श्रव्यसामग्रीमाध्यमेन तस्याः सहायता। प्रधानाचार्याः तां विशेषविद्यालयं प्रेषितुम् अभ्यर्थन्। परेभ्यः निम्नतर प्रदर्शनाय तस्यै क्षमा दानम। तो देखिए 46 क्वेश्चन जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तया सह सामान्य व्यवहारः तथा च श्रव्य सामग्री माध्यमेन तस्या सहायता। मतलब 6वीं कक्षा की छात्रा साधना मंद दृष्टि बालिका है। भाषा शिक्षक के रूप में आप उसके साथ सामान्य व्यवहार और श्रव्य सामग्री के माध्यम से उसकी सहायता करें, इस पद्धति का आप प्रयोग करें। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद 47 क्वेश्चन कहता है कि भवान भोजन पचनात् पूर्व पाक विधि पठति। आप भोजन पकाने के पहले की विधि पढ़ते हैं। भवान काम पठन पद्धति पठति। आप किस पद्धति को पढ़ते हैं? भवान काम पठन पद्धति प्रयोजति। आप किस पद्धति का प्रयोजन करते हैं? ठीक है, तो देखिए विस्तृत पठन, क्रम वीक्षणम, पूर्व पठनम, द्रुत पठनम। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा कि आप भोजन पकाने के पूर्व पाक विधि को पढ़ते हैं। आप क्या पढ़ते हैं? तो क्रम वीक्षण विधि, बी ऑप्शन राइट। 48 क्वेश्चन क्या कहता है? बाल केंद्रित वाची अधोलिखितेषु किम सर्वाधिकम उचितम अस्ति। बाल केंद्रित वाणी, ठीक है, बाल केंद्रित वाणी में अधोलिखित में से कौन सा उचित है? अस्याम पूर्णानि वाक्यानि समाविष्टानि सन्ति। यहाँ पर पूर्ण वाक्यानि पूर्ण वाक्यों का समावेशन है। अस्याम पुनरावृत्ति अभावः वर्तते, पुनरावृत्ति का अभाव है। यम पूर्वानुभवैः सह संयुक्तम भवति, यहाँ पूर्व अनुभवों के साथ संयुक्ति है। यम ध्यानाकर्षणाय उपकल्पते, ध्यान आकर्षण का उपकल्प है। तो देखिए 48 क्वेश्चन जो है यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित वाणी में ऊपर लिखितों में यहाँ पर जो भी लिखा गया है सर्वाधिक उचित इसमें पूर्ण वाक्यों का समायोजन है, ए ऑप्शन राइट। अस्याम पूर्णानि वाक्यानि समाविष्टानि सन्ति। 49 क्वेश्चन, मौखिक भाषायाः विकासः भावी भाषा शिक्षणाय एकस्य सशक्त आधारस्य निर्माणं करोति। मौखिक भाषा विकासाय का कक्षा पद्धति प्रयोज्याः। कह रहा है कि मौखिक भाषा का विकास भावी भाषा शिक्षण के लिए एक सशक्त आधार का निर्माण है। मौखिक भाषा विकास के लिए कक्षा में किसका प्रयोजन किया गया है? पाठ्यपुस्तके पाठस्य कथायाः स्वशिक्षकेन सह छात्रैः संवेद पठितं, कठिन शब्दानाम् उच्चारणाभ्यासः, छात्रैः कवितानां कंठस्थीकरणं वचनं च, छात्राणां रुचि अनुसारं भूमिका निर्वाह गतिविधि आयोजनम। तो देखिए इसमें आपका जो मौखिक भाषा है, मौखिक भाषा का विकास भावी भाषा शिक्षण के लिए एक सशक्त आधार का निर्माण करता है। मौखिक भाषा के विकास के लिए कक्षा में कौन सी पद्धति का प्रयोग करना चाहिए? तो इसमें राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। छात्रों की रुचि के अनुसार, उनकी जो रुचि है उसके अनुसार जब वो काम करेंगे तब वो जल्दी सीखेंगे, तो उसकी रुचि के अनुसार भूमिका निर्वाह गतिविधि का आयोजन करना, डी ऑप्शन राइट। लास्ट ऑप्शन 50 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कक्षायाम एका बालिका सम्यक रूपेण पठितुम न शक्नोति। कक्षा की एक बालिका अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाती है। शिक्षिका तस्या ऊपर विशेषम ध्यानम ददाति, शिक्षिका जो है उस पर विशेष ध्यान देती है। तच्च संकेत प्रदानेन तस्या सहायम करोति, और संकेत देकर सहायता करती है। वाइगोत्स्की महोदय के अनुसारम एतद्विद सहयोगः कथ्यते। मतलब इस सहयोग को वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कहेंगे? पुनर्बलन कहेंगे, आधारभूत सहयोग कहेंगे, फिर अनुकूलन कहेंगे, फिर प्रतिकूटीकरणम कहेंगे। तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। वाइगोत्स्की के अनुसार इसको आधारभूत सहयोग कहेंगे, तो इस बी ऑप्शन राइट हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपको रैपिड रिवीजन के लिए हमने 50 क्वेश्चंस दिए हैं। इस क्लास को देखना मत भूलिएगा, इसमें हर तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड है। ठीक है, तो वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।